जय हिंद दोस्तों। फिर से कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप लगाया है, केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाया है। और सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर ही आरोप नहीं लगाया है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आरोप लगाया है। इन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में काम करने वाले नेता या फिर पुलिस अफसर सब के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये सब मोदी के लिए काम करते हैं। और फिर कपिल सिब्बल ने विपक्षी दलों से अपील भी करी कि आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाइए, आप सब विपक्षी इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मोदी के लिए काम कर रही है, चुनाव आयोग मोदी सरकार के लिए काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां मोदी के लिए काम कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मोदी के इशारे पे काम कर रही है। आप सब विपक्ष इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कीजिए। लेकिन दोस्तों, जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कपिल सिब्बल, सारे आरोप खारिज हो रहे हैं इनके। सबसे पहले आपको बता दें कि आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के लिए काम कर रही है। अभी एक बड़ी खबर सामने आती है कि मुंबई के गोरेगांव में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ही छापा पड़ता है। 42 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की ली जाती है। 42 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली जाती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। और मजे की बात यह है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। मजे की बात यह है कि 42 करोड़ की संपत्ति जिसकी जब्त हुई है वो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, किसी विपक्षी दल का नहीं है, वो व्यापारी है। यानी जो ये माहौल बनाने की कोशिश कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है, तो आपको बता दे कि वो एक व्यापारी था। इसका कोई भी राजनीति पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था। और बात रही कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी और विपक्षी शासित राज्यों के ऊपर ही सेंट्रल गवर्नमेंट जांच एजेंसियां एक्टिव होती है, तो मुंबई में किसकी सत्ता है, महाराष्ट्र में किसकी सत्ता है? देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वहां पे कौन विपक्षी दल पार्टी काम कर रही है? तो ये जो आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ये पूरे आरोप निराधार हो गए। और सिर्फ यही नहीं, ये बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो जब अच्छे काम होते हैं तो उस पर भी आपको सामने आकर के बोलनी चाहिए। बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आती है कि उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी पे बड़ी कार्रवाई हुई है योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से। मैं अब आऊंगा कि आखिर ऐसा क्या कार्रवाई कर दिया योगी जी ने जो कपिल सिब्बल आरोप लगाते हैं बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर भी, कानूनी प्रक्रिया प्रशासन के ऊपर भी। तो इस पे भी एक करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कालाबाजारी पे रोक लगाया है और ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश में आसानी से पेट्रोल, डीजल और गैस मिल सकेंगे। इस मामले में 12 मार्च से अभी तक 12,732 छापेमारी हो चुकी है और 177 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। इसमें 16 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि कोई गैस गोदान भर रहा है, अपराध कर रहा है, ब्लैक में गैस जमाखोरी कर रहा है और जिसको ज़रूरत है, आम जनता को ज़रूरत है गैस की, उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। इस मामले में योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है और 24 घंटे एक्टिव रहने वाली कंट्रोल रूम बना करके सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जा रही है कि आखिर इसमें कोई कालाबाजारी तो नहीं चल रही है। योगी जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि किसी भी माफिया जमाखोरों को नहीं बख्शा जाएगा। अब बताएं जरा कि जो विपक्षी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में कोई काम नहीं हो रहा है, एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अच्छी चीजों का भी आप आकलन करेंगे और ये दुनिया को बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। 12,732 छापेमारी मायने रखता है। उनके ऊपर छापेमारी जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनका हक है, अधिकार है, उनको नहीं मिल रहा है गैस। तो ऐसे लोगों के लिए योगी जी ने करारा जवाब दिया। बहुत सारे ऐसे घर में हैं जिन्होंने नंबर लगा दिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन उनको गैस नहीं आया। ये सारे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो गैस है वो ब्लैक में दिए जा रहे हैं।
तो इस मामले में योगी जी ने जो बड़ी कार्रवाई करी है, इस पर तुरंत विपक्ष को आकर के बोलनी चाहिए कि अरे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने यह काम कर दिया, एक मुहर लगा दी, जमाखोरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी। लेकिन विपक्ष का मतलब कि अगर अच्छे काम भी आप करेंगे तो उस पर भी ये सीधा पलटवार करेंगे और कहेंगे कि भैया ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बीजेपी शासित राज्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, तो उसकी एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने आपको दिखाया। जो आप बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनकी सकारात्मक कार्रवाई मैंने आपको दिखाया। अब यहां पे आ जाए कि केंद्रीय एजेंसियां के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कपिल सिब्बल कि केंद्र की एजेंसियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है। दोस्तों, दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है दिल्ली पुलिस। बहुत कोशिश करी अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस काम करे, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। तो सेंट्रल की है दिल्ली पुलिस। अब केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, केंद्रीय प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अब वही दिल्ली पुलिस ने जो एक बड़ी कार्रवाई करी है, जरा देखिए आप कि हथियारों की बड़ी तस्करी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है और पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के नेपाल तक को हिला करके रख दिया है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने ला करके रख दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भूकंप ला करके रख दिया है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन इस पर विपक्ष कुछ नहीं कहेगी कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई को दिखाना हमारा मकसद है। हम दिखाएंगे, बताएंगे और आपके एक एक पलटवारों का भी खंडन करेंगे। जो आप आरोप लगाते हैं उन सारे आरोपों का खंडन करना हमारा कर्तव्य है। तो दिल्ली पुलिस ने हथियारों की बड़ी तस्करी को पकड़ा और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय गैंग को बेनकाब कर दिया, पकड़ लिया और बड़े नेक्सस को, बड़े कनेक्शन को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है और यह गैंग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। हथियार को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था। अब सोच लीजिए कि किस तरीके से बांग्लादेश से नेपाल, पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत, कोई भी हथियार हो, तस्करी हो या फिर आपने धुरंधर देखे होंगे तो उस मामले में भी जो फेक करेंसी भेजने की बात हो रही थी कि वो 10,000 करोड़ को 60,000 करोड़ में बदलने की कोशिश जो हुई थी, उस मामले में नेपाल के रास्ते से ही बात हो रही थी पैसे को भेजने की, फेक करेंसी को भेजने की। तो क्या नेपाल के रास्ते से ही भारत में घुसपैठ हो रहा है? और बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के, भारतीय नागरिकता के, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के घुस जाते हैं भारत के अंदर और फेक नागरिकता लेकर के भारत में रह रहे हैं। तो नेपाल बॉर्डर सबसे ज़्यादा विवादित हो चुका है अभी और इस पर सेंट्रल की नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से फर्जी लोग घुसते हैं, अवैध तस्करी, हथियार का तस्करी, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इस पर नेपाल का नाम हर बार सामने आ रहा है। ये हथियार जो है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों के बड़े गैंगस्टर व अपराधी को सप्लाई करने वाले थे ये लोग। ये बड़ी खबर सामने आई है। यानी कि ये जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ी हड़कंप मच गई है और जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, बड़े इलाके हैं, जो अपराधियों को ये हथियार सप्लाई होने वाला था, वो सब भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हथियार पकड़ा गया है ये कोई ऐसा ही छोटा मोटा हथियार नहीं था, ये बहुत हाई लेवल एडवांस हथियार बताया जा रहा है और इसका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस करती है। वो हथियार सप्लाई हो रहे थे, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था। सोचिए कि भारत के अंदर आतंक फैलाने की कितनी कोशिशें पाकिस्तान, बांग्लादेश करता है और सहारा नेपाल के रास्ते से ये सारे लोग भारत के अंदर घुसते हैं। सेंट्रल इस पे पूरी कार्रवाई कर रही है, दिल्ली पुलिस पूरी इस पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, दिल्ली पुलिस को, बीजेपी शासित राज्यों को बदनाम करने की कोशिश करती है, भले आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।